बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी है, लेकिन कराची में ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा पानी आ गया और कराची का बुनियादी ढांचा तकरीबन तबाह होकर रह गया। दावे तो बड़े बड़े किए थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने, वज़ीर आला सिंध ने और वज़ीर आज़म की जानिब से भी बाद में अहकाम जारी किए गए कराची के मामले को लेकर। लेकिन कराची में जब ज़्यादा बारिश हुई तो उसके बाद में सूरत हाल इंतहाई गंभीर हुई। करंट लगने, मकानात गिरने और मुतअद्दिद वाक़यात में 20 अफराद जान से गए। और अभी महकमा मौसमियात ने बताया है कि कल से एक और नया सिस्टम कराची में दाखिल हो रहा है बारिशों का, जो पिछले सिस्टम से ज़्यादा ताकतवर है। तो क्या इक़दाम हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सिंध हुकूमत के मुताबिक दौरान कराची को पहले ही आफतज़दा करार देने की बातें कर रहे हैं। तो जो अगला सिस्टम दाखिल होगा तो फिर क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है। PTI भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के ही 14 साल दौरे इक़्तिदार को तनकीद का निशाना बना रही है। PSP, MQM और पीपल्स पार्टी को मिलकर जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि जमात इस्लामी के भी दावे कुछ इसी तरह के हैं। लेकिन कराची डूब गया, कराची के लोग लावारिस, बेयारो, मददगार बारिशों के दौरान, बरसात में और ईद कुर्बा वाले दिन भी मदद के मुंतज़िर रहे। लेकिन जिम्मेदार कौन है, इसका तयन अब तक ना हो सका। ये जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम में आगे चलकर बात बारिशों की ही करेंगे। बारिशें तो पूरे मुल्क में हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों ने तबाही मचाई। इमरान खान साहब 14 साल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन PTI को भी KPK में 9 साल हो गए हैं हुकूमत करते हुए। इन 9 सालों में वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या निज़ाम दिया? क्या वहाँ पर जो पुराना निज़ाम था उसको बदल के रख दिया? ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। अगर बारिशों को देखें तो वहाँ पर मुतादिद मकानात मुनहदिम हो गए, करंट लगने के वाक़यात भी वहाँ पर आए। और उसके अलावा अभी वहाँ पर भी मानसून की बारिशों की जो मौसम का हाल बताने वाले हैं, उन्होंने बताया कि बारिशें मज़ीद होंगी। तो अवाम तबाहकारियों से खैबर पख्तूनख्वा में भी महफूज नहीं रहे। प्रोग्राम के आखिर में बात होगी यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से। 1931 के शोहदा को खराज अक़ीदत आज पेश किया जा रहा है। हक़ खुद इरादियत आज जो कश्मीरियों का है, उस हवाले से उसकी कुर्बानियों की याद दिलाता है आज का दिन। पाकिस्तान ने अपनी समत का दुरुस्त तयन कर लिया है क्या? इंटरनेशनल पावर्स को पाकिस्तान ये बताने में कामयाब हो गया कश्मीर में जो भारत कर रहा है वो जुल्म है, वो किसी तौर पर जमहूरियत नहीं है, जिसको भारतीय हुकूमत या जो भारतीय कानून साज इदारे हैं वो जमहूरियत का नाम देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कि पाकिस्तान ने अपनी दुरुस्त समत मुतय्यन कर ली। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करूँगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूबी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अंबर शमसी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, कराची डूब गया, एक बार फिर से बारिशें हुई, तबाहकारियाँ हुई, जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? अच्छा देखिए, कराची को मैं तकरीबन 65 साल पहले मैंने पहली दफ़ा देखा ज़िंदगी में, और फिर गाहे बगाहे मौका मिलता रहा वहाँ पे। इस हद तक कि 20 साल पहले मैं वहाँ पे जो एयरफोर्स की जितनी इंस्टॉलेशंस हैं, मैं उसका कमांडर था एयरफोर्स का। और इसलिए और उस साल बेइंतहा बारिशें हुई, ऐसी ही जैसी कि इस साल नेमतुल्लाह साहब उस वक़्त मेयर थे। और मुझे पता है कि उसकी वक़्त जो हमारा एक बेस था वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया, यानी ऑपरेशनली अवेलेबल नहीं रहा एक बेस। तो उस सेंस में मुझे अंदाज़ा है कि क्या मुश्किलात थी और क्या हुआ। उसका नतीजा ये था और उसकी वजह ये बनी कि जो नाला गुज़रता था फैसल और रिग रोड के बीच के जो पास से, वो बदकिस्मती से, और इसी तरह बहुत सारे और नाले जो कि साफ़ नहीं हुए थे और दहाइयों से साफ़ नहीं हुए थे, वो इस तरह चोक्ड अप थे कि पानी जाने का कोई रास्ता नहीं था। बहरहाल ये तो एक कहानी है जो कि बार बार दोहराई जाती है जब भी कराची में ऐसी बारिशें होती हैं। लेकिन मैं किस किस का नाम लूँ? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मंजूर काका कोई साहब थे, वो हर माह पैसे डिलीवर किया करते थे किसी ख़ास घर के अंदर। कहानी एक निकली, आप सबको पता है, कराची के रहने वाले हैं। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर जाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे होनी हो। फिर चाइना कटिंग का हमने सुना। म्यूनसिपल अथॉरिटी आज तक कोई नहीं है। वो MQM वाले रो रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। उधर से इन्होंने एक मेयर जो है उसको अपॉइंट कर दिया, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मशीनरी खड़ी होती है, इस्तेमाल कोई नहीं करता। सबसे बेहतरीन उस काम में मैं समझता हूँ नेमतुल्लाह साहब या जब भी जमात इस्लामी के लोग रहे उनने काम किया। शायद कोई MQM के भी एक आध हों, लेकिन मुझे याद पड़ता है अपने तजर्बे के हिसाब से कि ये लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थे अपने काम के अंदर। अर्बन प्लानिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है किसी शहर में। बेहंगम ग्रोथ है, बेहंगम। अब तो सब सिटीज़ बन गई हैं,
फलानी सिटी, फलाना टाउन, फलाना ये, फलाना वो, तो कोई ब्लूप्रिंट एग्जिस्ट नहीं करता और ना कोई उसको फॉलो करता है। जितने लोगों ने वहाँ पर पैसा खाया है, बनाया है, देखिए आपके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन शहर बढ़ता जा रहा है। ज़माना वो था जब फर्स्ट टाइम मुझे याद है पीसीएचएस जो है आपका, ये आखिरी हद होती थी कराची की, जी जी। आखिरी हद थी, इससे आगे कुछ नहीं था, बड़ी देर तक कुछ नहीं था। फिर जाके ड्रेक कॉलोनी स्टार्ट होती थी, फिर मलीर हॉल्ट आता था। तो ये हालात आपके शहर के हो चुके हैं और ये कराची वालों को इसके बारे में परेशान होना चाहिए। एलिवेशन सिर्फ 30 फुट है सी लेवल से, तो जब 30 फुट का, तो इसका मतलब कोई पानी का नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं, छोड़ा ही कुछ नहीं। जो रास्ते थे वो सब चोक कर दिए। तो भैया बहुत कुछ है जो कि हम कह सकते हैं इसके मामले में, लेकिन एंटायरली ऑल द पार्टीज, पोलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान फेल हो गए मुकम्मल तौर पे कराची को एक नक्शा देने पे, और कराची को डीएचए के बारे में कंट्रोल क्या करने कहेंगे पे। चौधरी साहब? वहां पर भी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब पिछले कई सालों से बारिशों में हो कहाँ रही पे जी, कहाँ पे कह रहे है। हैं? डीएचए कराची में, डीएचए कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, डीएचए कह लीजिए, बैरिया कह लीजिए, ये सिटीज बन, डीएचए सिटी बन रहा है। जी जी। यानी आपके यहाँ पानी है नहीं, बिजली है नहीं, आप लोगों को भरे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं जमीन। तो कहीं ना कहीं पे किसी जगह बैठ के कराची वालों को, और खासतौर पे पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से वो पावर में है वहां पर। और उससे पहले, अब मैंने कहा ना, मैं तो 64-65 साल से जानता हूँ। मुझे मेरी यादें 65 साल 66 साल पुरानी हैं इस शहर की। तो मैं किस तरीके से भूल जाऊं वो सब कुछ जो कि कराची जिस तरह था। और फिर मैं बारहा जाता रहा कराची, और बारहा मेरी पोजीशन, पोस्टिंग्स और अपॉइंटमेंट्स रही वहाँ पे, जिसका मुझे अंदाजा कि कराची किस तरह खराब हुआ और किस हद तक खराब हुआ। बहरहाल एक लंबी कहानी है, मेरा ख्याल है कि यकीनन इसमें और भी लोग हमारे ऐड करेंगे। सजाद बिन साहब, क्या आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? पूरे शहर की सूरत हाल, डीएचए, कैंटोनमेंट एरियाज, कोई जगह नहीं बची जहां जो डूबी ना हो। तो जहाँ पर सार्थक से किसी ने पूछा था तो खिलाफ वाकई के जिम्मेदार कौन है अलजायर के बारे में, तो उसने कहा कि जिम्मेदार मैं हूँ। हम है नहीं, मैं हूँ। जब तक हमें ये एहसास नहीं पैदा होगा कि जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, मुझ पर आयद होती है, तब तक शायद हम मसले को हल न कर सके। शहजाद चौधरी साहब पुरानी यादें कराची की याद कर रहे थे। मैं 34 साल कराची रहा हूँ, पूरी जिंदगी गुजार के आया हुआ, उसकी एक एक गली गली से वाकिफ हूँ। लेकिन अब अगर कभी जाता हूँ तो पता चलता है कि कई बस्तियां नई की नई आबाद हो गई हैं। ये ठीक कहते हैं, ये नर्सरी की बात कर रहे हैं कि उसके आगे कुछ नहीं था। एक ज़माने में जब कायदे आज़म का मज़ार बना था तो ये कहा गया कि एक ब्यूरोक्रेट ने कायदे मिल्लत को, कायदे आज़म को शहर से बाहर एक वीरान टीले पे दफन कर दिया है। और अब वो वीरान टीला जो है शहर का सेंटर नहीं बल्कि मेरा आगाज बनता है। जिस तरह कराची फैला, जैसे सरजानी टाउन तो पिछले बार डूब गया था, वहां तो एक वीराना था, उजाड़ था, कुछ भी नहीं था। जो भी शहर को विजिट करता है 10-12 साल के बाद उसको नई बस्ती नजर आती है, औरंगी आबाद होते मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। और सरजानी टाउन ये तो छोड़ दीजिएगा ना जी, ये तो वो इलाके हैं जहाँ कुछ भी नहीं था। ये जो मेन शहर की प्लानिंग है, वो जनूबी कराची डूबा है। जनूबी कराची तो मेन शहर है जहाँ वज़ीर आला हाउस है, जहाँ किसी जमाने में वज़ीर आज़म हाउस भी हुआ करता था, ऐवान सदर भी वहाँ मौजूद है, तो सारी चीजें मौजूद है। फिर क्या हमने किया? क्या कोई प्लानिंग नहीं है। ये जिस नाले की बात कर रहे हैं शहजाद चौधरी साहब, अब वो नाला इतना खतरनाक नाला है कि दुश्मन ने उसकी रास्ते से आकर हमारा एक जहाज उड़ा दिया। ये सूरत हाल है कि हमने कोई तामीर जो है ना प्रॉपरली नहीं की। समुंदर रिट्रीव किया डीएचए ने कुछ इलाका, और वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है। शहर की बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि शहर को हम किसी प्लानिंग के बगैर ही आबाद किए जा रहे हैं। ये पानी आप अगर नालों में जाएगा तो नालों से समुद्र में जाना है, और समुद्र में आप कहते हैं कि 11 तारीख की 12 तारीख की चांद अपने अरूज पे था और उस वक्त समुद्र पानी रिसीव नहीं करता बल्कि वापस भेजता है, तो उसका क्या हालात? सोचा किसी ने कैसे कराची को इस पूरी मुसीबत से बचाया जाए? जहां तक वसाइल का ताल्लुक है तो कराची में कोई वसाइल खर्च नहीं हुए। मुझे भी नेमतुल्लाह खान साहब का जमाना याद आता है कि वो एक लिहाज से, इस ऑनेस्टी के लिहाज से बेहतरीन जमाना था। प्लानिंग के जमाने में से उन्होंने अंडरग्राउंड काम बहुत किया, सीवरेज सिस्टम हमारा बनाया। कई इलाकों में आज पानी ना होता, सीवरेज ना होती अगर नेमतुल्लाह खान वो काम ना करते। लेकिन मुसीबत यह है कि कराची की तो पॉलिटिक्स नहीं लगती, और उस पॉलिटिक्स को हमारी जो कुव्वत नाफजा है, जो भी है वो एस्टेब्लिशमेंट है या कुछ भी है, आप सिर्फ फौज पे इल्जाम लगाइए, पता नहीं क्या कर इसमें शामिल होता है। सारी की सारी जो है ऐसे कामों में उलझी रही है। कराची को डिवाइड करना, कराची को सिंध से लड़ाना, कराची को
इक़्तिदार में शामिल करना, ना शामिल करना, MQM को लेके आना, MQM के कुछ लोगों को बुला के इंटीरियर के लोग उसको साथ मिलाकर एक हुकूमत बना लेना, या एंटी MQM कराची से लेना और सिंध के में से पीपल्स पार्टी को या उनके साथियों को शामिल करके हुकूमत बना, अजीबोगरीब जोड़ तोड़ होती रही है और उसके वसाइल किसी सूरत में भी कराची में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक। और प्लानिंग तो नाम की वजूद ही नहीं है। ये मुस्तफ़ा कमाल जो बहुत बोलते हैं कि मैंने किया है, आज सारे उनके अंडरपास जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। क्यों? पानी की निकासी का बंदोबस्त ही नहीं। यानी उसी जमाने में कह दिया गया था कि इन्होंने अंडरपास तो बना दिए हैं, लेकिन यहाँ से पानी की निकासी का बंदोबस्त क्या किया जाए। अंडरपास ऐसे तो नहीं बनते कि आपने सड़क खोदी और गड़ा खोदा। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। अंबर शमसी साहब, आप किसको जिम्मेदार करार देंगी कराची में जो हलाकतें हुई, जो तबाहकारियां हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे शहर का तबाह हो गया? देखिए, पहले तो मैं समझती हूँ कि ये सवाल अब पुराना हो गया है। हम पुरानी बातें तो कर रहे हैं कि कौन मेयर आया था, कौन किसने इंतजामिया बेहतर की थी, किसने अंडरपास बनाए वगैरह वगैरह, और बहुत मैं समझती हूँ बहुत लोगों को, बहुत तमाम सियासी जमातों को हम जिम्मेदार तो ठहरा सकते हैं, क्योंकि कराची को कहते हैं ना कि मिनी पाकिस्तान कहते हैं, और मिनी पाकिस्तान यही है कि टेपों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में अब सवाल ये होना नहीं चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। अब सवाल होना चाहिए कि इसको ठीक करने के लिए जिम्मेदार किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और वो ठीक क्यों नहीं कर रहे। सवाल ये पूछना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM पाकिस्तान हो, ये तमाम सियासी जमातें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंतखाबात में एक दूसरे मुकाबले भी आते हैं, कहीं विफाक में उनकी कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन कराची और सिंध में आके फिर वो ज़ाहिर है उनका कंपटीशन भी होती है, मुकाबला भी होता है, बयानबाजी में लग जाती है। इस वक्त हम 2-3 चीज़ें नज़र आ जानी चाहिए थी कराची में। वो एक था कि एक आपकी इमरजेंसी या हंगामी रिलीफ प्लान पहले से तैयार था या नहीं था। ड्रेन्स में कहूँगी इस बार साफ हुई थी, जो तबाहकारी 2020 की थी वो शायद उस हद तक नहीं थी, लेकिन उनका बहुत सारे इलाके जो बहुत पानी में गिरे रह गए, और आप देखें कि कितनी अमवात हुई हैं। उससे ये नज़र आता है कि ये सब ऐसे मेजर्स थे, इक़दाम थे जो टेम्परेरी थे। ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पर जो ज़ाहिर तजावुज़ात हैं उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए, हल क्या किया जाए। इमरजेंसी रिलीफ प्लान अब दोबारा से कल से बारिश की पेशगोई है, वो इमरजेंसी प्लान क्या क्लियरली बताया गया है रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए। इस बार मैं कहूँगी कि शायद बहुत सारे इलाकों में कि इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल ज़रूर थे, कुछ इलाकों में उतने बुरे हालात नहीं थे। DHA जो ज़ाहिर है एक ऐसा इलाका है, पॉश इलाका कहा जाता है, हर बार डूब जाता है, हर बार लोगों के बेसमेंट फ्लड हो जाते हैं, वो महसूर हो जाते हैं। तो जो सारे ये जो ड्रेन्स बने थे, जो मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे भी कराची आए हुए 4 हो गए, 17 बन गए। कराची में रहती थी, जाहिर होता है कि जो पैसे लिए जाते हैं मेंटेनेंस के नाम पर, वो उन चीज़ों पे नहीं लगाए जाते जो लगाने चाहिए। वो है लोगों को सहूलियात मुयसर करने में जब हंगामी सूरत हाल हो। तो इमरजेंसी रिलीफ प्लान होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए, सियासत से बालातर होकर, क्योंकि ये एक जमात की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके सवाल की तरफ वापस आऊँगी, ये अब सवाल ये है कि अब आप लोग सब जो आप मुंतखब होते हैं और कराची को क्लेम करते हैं एज योर्स, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे थिंक टैंक्स, बहुत सारे पब्लिक पॉलिसी की ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, इसमें बहुत बहस हो चुकी है, बहुत डिबेट हो चुकी है, बहुत सालों से हो चुकी है। हर बार यही सवाल पूछा जाता है। मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार है कौन कराची में जो बारिश के बाद तबाहकारियाँ हुई? जवाब आपने मुझसे पूछा है? जी 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 रूमी साहब जी, देखिए जवाब, सबसे पहली तो ये बात है कि ये जिम्मेदारी जो है का तयन करना, इतना ज्यादा जब बारिश हो और जबकि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से गुजर रहा हो, तगय्युरात से गुजर रहा हो, तो ये आप किसी एक जो है ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर एक रविश बंदी है कि जरा बारिश हुई, पानी खड़ा हुआ
और चलिए जी शुरू हो जाइए पीपल्स पार्टी को बैश करने और उनको नाकाम और नालायक करार देने की एक दौड़ लग जाती है कि कौन ज्यादा पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहेगा तो उसकी रेटिंग्स शायद ज्यादा बेहतर आएंगी, सोशल मीडिया पे ज्यादा रिट्वीट्स मिलेंगी और टीवी चैनल्स पे ज्यादा जो है ऑडियंस मिल जाएगी। बात यह है कि ये एक देरीना मसला है कराची की जिस तरह से मैनेजमेंट की, और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे अब जो है उसमें कसूरवार है, लेकिन वो एक फरीक है। कराची एक आप सब जानते हैं कि अब एक जमाने में तो 2 करोड़ कहा जा रहा था, अब तो कहते हैं 3 करोड़ से उसकी आबादी तजावुज कर चुकी है। इतने बड़े शहर को बगैर किसी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के, मकामी हुकूमत के, सिटी गवर्नमेंट के चलाया जा रहा हो तो सबसे पहला तो ये मसला है। और इस मसले में यकीनन पीपीपी का रोल बनता है क्योंकि सूबाई हुकूमत उनके पास है और कवानीन के मुताबिक जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो लोकल गवर्नमेंट्स का इनेकाद वो यकीनी बनाती है कि वो इलेक्शन भी हों और लोकल गवर्नमेंट्स जो है उनको वसाइल भी मिलें और वो काम भी करें। पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि जाहिर बात है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर एक पूरा सारी की सारी पार्टीज जो हैं उनका एक वो वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती हैं, सूबाई हुकूमतें संभालती हैं तो फिर लोकल गवर्नमेंट्स को भूल जाती हैं। ये तो अभी जो लोकल गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हो रहा है, नहीं तो ना तो पीएमएलएन ने करना था, ना पीटीआई ने करना था, ना पीपीपी ने करना था। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी और आइन की अमलदारी के लिए इनको मजबूर किया। रही बात कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, कराची के ड्रेनेज के मसाइल हैं, कराची में तजावुजात नालों के ऊपर बन गई हुई हैं, कराची का बहुत सारा जो जमीन है वो गलत जगहों के ऊपर उसको डेवलप करके बांट दिया गया है। कुछ उसमें पावरफुल हल्के हैं, कुछ उसमें इतने पावरफुल नहीं लेकिन दूसरे बिजनेस वाले हल्के हैं। ये सब करने के लिए एक मजबूत मकामी हुकूमत होगी, शहरी हुकूमत होगी तो ये मामला ठीक होंगे। इसलिए हमें इस मौके के ऊपर एक ही चीज का तकाजा करना चाहिए कि अगर हम ये से नया सबक सीखें कि फिल फॉर कराची में जो है उसके लिए एक बाकायदा स्पेशल सिटी गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो मौजूदा कानून में भी सुकुम है जो कि पास हुआ है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे एतराजात थे, और एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मायदा भी हुआ है हालिया महीनों में, उसको उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना जरूरी है। दूसरी ये बात है जो कि बहुत अहम मैं समझता हूँ नुक्ता है, और वो ये है कि हमें माहौलियाती तब्दीली की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। ये कराची में सिर्फ पानी नहीं आया, बलूचिस्तान में तो कहीं ज्यादा हलाकतें हुई हैं, वहां पर भी इस वक्त जो है फ्लड्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा की बात अभी हम करेंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलिए शुक्र है आपने वो भी कर ली, नहीं तो आधा प्रोग्राम तो पीपीपी की बैशिंग में गुजर जाता। आप मुझे इजाजत दें, फिर खैबर पख्तूनख्वा की बारिशों की बात ब्रेक के बाद जी। तो मैं आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त माहौलियाती तब्दीली जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और उसको भी देखने की जरूरत है एक लार्जर पैराए में, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, और उसके लिए तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतें उसमें शामिल हैं। आखिर में जो बात अहम करने वाली है जिसका जिक्र बड़ा कम हो रहा है कि 2018 में कराची में 14 पीटीआई के एमएनएस जो हैं वो मुंतखब हुए थे। इमरान खान साहब ने जाके वहाँ एक बहुत बड़ा अरबों का पैकेज का ऐलान किया था, उस पैकेज में भी बहुत सारी ये काम होना था, वो कहाँ गया पैकेज? वो एमएनएस जो पीटीआई के, अब वो तो अभी भी मौजूद हैं, वो एमएनएस हैं, आपको वो कहीं दिखाई दिए हैं कहीं खबरों में या किसी तरह की तहलीफ में, या उन्होंने काम किए हो पिछले 4 साल में कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए? तो ये इस वक्त जो है ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इसमें सभी बराबर के शरीक है जुर्म में जो कराची वालों के साथ किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। कराची की तो बात हो गई, क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बारिशों की, मानसून की तबाहकारियों से महफूज रहे? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का तूफ़ानी स्पेल आया है और वहाँ पर भी तकरीबन 7 अजला इस वक्त बारिशों में डूबे हुए हैं और इत्तलात ये हैं कि 10 से ज़्यादा अफराद वहाँ पर जाबाक हो गए हैं, रेलों में बहकर या करंट की नज़र होकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा तो ये करती है, जब कराची की बात होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर 14 साल तक तबाहकारियाँ की, लेकिन ख़ुद भी पीटीआई 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार है।
सिंध के मुकाबले में तबाहकारियां खैबर पख्तूनख्वा में कम हुई सजाद मीर साहब? नहीं, असल बात यह है कि ये रूमी ने ठीक बात की है कि मौसमाती तब्दीलियां जो आ रही हैं उसका यहाँ हमने इदराक नहीं किया। यहाँ अगर हमें इदराक है तो उसका कोई इलाज नहीं सोचा। अच्छा, ये बात किसी एक सूबे की, एक इलाके की नहीं है। कराची का तो है कि वो बेहंगम तौर पर उसकी प्लानिंग की गई है। प्लानिंग की नहीं गई है, बन गया है वो। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जब सैलाब आया था चंद साल पहले, एक बड़ा सैलाब आया था, तो पुल, सड़कें और सब इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह टूट गया था कि आज तक नहीं बन पाया। हमारा कमाल ये है कि कश्मीर में जलजला आया, खैबर पख्तूनख्वा में वो सैलाब आया, उसकी जो तबाहकारियां भी ऐसी थी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो छोटे से पुल बने हुए थे वो भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। वहाँ बिजली का निज़ाम भी एक लोकल तौर पर कुछ जो मौजूद था वो भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। सब कुछ तबाह कर दिया था, कुछ बाकी नहीं बचा था। हम कालाबाग डैम इसलिए नहीं बनाते थे कि नौशहरा डूब जाएगा। नौशहरा क्या, वहाँ कई शहर जो थे सैलाब में डूब गए थे। चिनाब में सैलाब आया था जब पंजाब में, और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जो वर्कर थे, कलअदम तंजीम के वर्कर, मैं कहूँगा कलअदम तंजीम के वर्कर, अब मैं उनको नाम भी नहीं लेता और नाम भी लेना चाहिए, वो पानी में, सीने तक पानी में डूबकर एक टायरों पर रखी हुई अपनी एक आरजी प्लेटफार्म के जरिए से लोगों को खाना घरों में पहुंचाते थे। तो ये बहुत सारी सूरत ऐसी है कि जो शायद इंसान के बस में नहीं है, लेकिन प्लानिंग तो बस में है ना जी। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सैलाब कुछ इलाकों में आया है, हम शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसानी जानों का वो ज़्यादा नहीं हुआ जो कराची में नहीं हुआ है, तो ये कोई किसी की इंतजामी खूबियों का मसला नहीं है। शायद कुदरत की ये मेहरबानी होगी कि अगर वो ज़्यादा जानों का ज़िया उस तरह नहीं हुआ। लेकिन मसला ये है, कराची तो एक अजीब गरीब सूरत हाल है, और यहाँ जब होता है यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है। और मेरा ख्याल में हमने आज तक खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज रखने के लिए सैलाबी रहने से, तूफान से कोई खास बंदोबस्त किया नहीं है। जो चीज़ें टूट गई थी वो टूट गई हैं। यहाँ तक लोग कहते हैं कि मस्जिदें बनी हुई थी दरिया के किनारे पर, वो उनका वजूद ही खत्म हो गया। यानी हमने हर चीज़ बना ली हुई है, हर चीज़ वहाँ बना ली है जहाँ हमें जगह मिलती है, और उसके बाद जब वो ख़त्म होती है तो हम कभी इल्ज़ाम हुकूमत को देते हैं, कभी किसी को देते हैं, कभी किसी और को देते हैं। लेकिन शायद हमने पाकिस्तान की तामीर में वो मनसूबबंदी नहीं की जो हमें करनी चाहिए, और अब कर लेनी चाहिए। इट्स नेवर टू लेट, और अब भी वक्त है पर आगे करें और सूरत हाल की खराबियों का तदारक करें। जी, अंबर शमसी साहिबा, सिंध के मुकाबले में वहाँ पर कम तबाहकारियाँ हुई खैबर पख्तूनख्वा में? जो दावा इमरान खान साहब का है सिंध के मामले को लेकर, क्या वो खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट नहीं होता? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि चाहे कराची हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा, हम जब भी देखते हैं जब कुदरती आफत आती है तो कमजोरियां आया हो जाती हैं। 2010 का तब भी आपको याद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां आपको साफ नजर आई थी, मैल न्यूट्रिशन की कमजोरियां या कमी जो है वो साफ नजर आई थी, वो सबके सामने थी। सवाल ये पैदा होता है कि जब कुदरती आफत आती है, और मैं कहूँगी कि अर्बन फ्लडिंग या इस किस्म के तेज बारिशें, मानसून बारिशें, ये हंगामी हाल है, ये कुदरती है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से है, वो अलग बात है, उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी लेट्स फोकस ऑन वन थिंग। तो हम ज्वाइन किया था, उसका नाम था NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक्चुअली फंडामेंटली उस जमाने में और अब तक कितने साल गुजर चुके हैं, 2010 में 12 साल तो हो चुके हैं। जिम्मेदारी रिलीफ इमरजेंसी मेजर्स, उसके बाद और एक प्लान बनाने की मनसूबाबंदी की, और जो PDM प्रोविंशियल डिजास्टर अथॉरिटीज है उसके साथ मिलकर काम करने की NDMA के साथ है। NDMA का किरदार, मैं कहूँगी उस पर अब सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा जब कोरोना वायरस पैंडेमिक पाकिस्तान में दाखिल आया था और 2020 में प्रोक्योरमेंट के हवाले से NDMA को जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद हमने देखा 1 साल बाद जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोई मेरे ख्याल में 40 बिलियन रुपए की इरेगुलरिटीज यानी कि बेज़ाब्तगियां उस एक्सपेंडिचर्स में या उस प्रोक्योरमेंट्स में उसको मिली थी। अभी तक वो सवाल जो ऑडिटर जनरल पूछ रहा था, जो आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पूछा था, वो हमें मालूम है कि वो क्या उसका बना। और इस हुकूमत की ज़ाहिर जिम्मेदारी अब बनती है कि अगर उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल नहीं किया तो ये हुकूमत तो कर सकती है। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि जो कुदरती आफत आई है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, उसमें नुकसान तो होगा,
एक प्लान बना था, बहुत बातें हुई थी कि दरिया के किनारे पे जो और जो तजावुज़ात हैं जो ज़ाहिर शहरों में आपको नज़र आते हैं, जो नाले नदियाँ हैं, इनको किस तरह से हमने क्या करना है ताकि जानी माली नुकसान जो है उससे बच सकें। ये है एक सवाल। एक बात ये बनती है कि दरिया के किनारे पे ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, मुतबादिल जो हाउसिंग है वो हो जानी चाहिए थी। सस्ती हाउसिंग की बहुत सारी स्कीम्स भी थी और 2010 के बाद मुझे याद है 2011 तक भी बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और अर्बन डेवलपमेंट के जो एक्सपर्ट्स थे, माहिरीन थे, उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ दी थी और प्लान्स भी बनाए थे, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। अब आप दूसरी तरफ मिसाल देखें, बांग्लादेश जहाँ हमसे ज़्यादा फ्लडिंग होती रही है कई साल तक, उन्होंने भी मुतबादिल जो जगहें हैं उनका तयन कर लिया है ताकि जब पानी ज़्यादा आए तो फिर लोग कहाँ जाएं ताकि वो बच सकें। कुछ हद तक आप शहर में मिसाल के तौर पर इतनी जो डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं बचत कम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप जो सूबे हैं वहाँ तो एक मुतबादिल प्लान तो बन जाने चाहिए। आपको एक हंगामी या रिलीफ मेजर्स पहले से नज़र आ जाने चाहिए थे। तो मैं कहूँगी कि ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि कुछ हद तक जब कुदरती आफत आती है आप किसी हद तक आप नुकसान को कम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी नज़र आता है कि जो इदारे जिम्मेदार हैं शहरियों को बचाने के लिए वो भी शायद काहली सुस्ती का शिकार हैं और वो प्लान्स या जो सबक सीखे थे हमने मुख्तलिफ कुदरती आफात में, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाकाइयाँ हुई हैं क्या वो सिंध के मुकाबले में कम रहीं? जी शुक्रिया जवाद। देखिए, पहली तो ये बात है कि मुझे जो है ना ये तरीका ही बहुत अजीब लगता है कि जब हम लोगों के साथ जो सैलाब में, कुदरती आफात में, एक्सीडेंट्स में हम किसी का भी जो है बेघर होना, तकलीफ में होना, गम में होना, उसका मुकाबला किया नहीं जा सकता। बात यह है कि तबाहकारियाँ यहाँ भी हुई हैं, वहाँ भी हुई हैं, बलूचिस्तान में कहीं ज़्यादा हुई हैं। बलूचिस्तान का तो जिक्र ही नहीं हो रहा मेन स्ट्रीम मीडिया में अनफॉर्चुनेटली। तो खैबर पख्तूनख्वा में बेतहाशा तबाहकारियाँ हुई हैं और बात यही है कि उसको तवज्जो वो नहीं मिली जो कि कराची को मिलती है, क्योंकि जाहिर बात है कराची एक तो खैर बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पोर्ट सिटी है और टेलीविजन चैनल्स के लिए जो है एडवर्टाइजर्स के लिए रेटिंग के मीटर भी सबसे ज़्यादा कराची में मौजूद हैं। यही वजह है कि टीवी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेजा फोकस करता है। ये हमारी मीडिया इंडस्ट्री का एक मसला है और आज से नहीं है, शुरू से ये जब से पाकिस्तान में मीडिया डीरेगुलेट हुआ है। तो खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जो है इस वक्त बेतहाशा तबाहकारियाँ हुई और ये भी साबित हो गया कि वहाँ पे सूबाई सतह के ऊपर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें भी कितनी ज़्यादा सुकून और कितनी ज़्यादा खामियां मौजूद हैं। हालांकि कितने सालों से उसका इतना प्रोपेगेंडा किया गया है कि वो एक मिसाली सूबा है और वहाँ पे तो एक मिसाली गवर्नेंस बन चुकी है। रियासत मदीना का छोटा सा मॉडल पिछले 10 साल में बन गया है, लेकिन जब भी सैलाब आता है बीआरटी बनती है, बीआरटी में ताखीर होती है, बीआरटी में करप्शन होती है, तो बस वो सारे मामला गोल हो जाते हैं। तो बात ये कि ये सारे जो पाकिस्तान की गवर्नेंस के मसाइल हैं, चाहे ये मकामी हुकूमतों का मसला हो, सूबाई हुकूमतों की नाअहली का मसला हो, चाहे ये हुक्मरानों और अवाम के दरमियान फासला हो, ये पूरे मुल्क में एक ही तरह से अनफॉर्चुनेटली मौजूद है। वक्ती तौर पे ये पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं। पीटीआई जो है वो पीवीपी पे इल्ज़ाम लगाती है। खान साहब ने अपने जलसों में भी जिक्र किया कि देखो जी कराची में क्या हो रहा है, और जाहिर बात है कि पीपीपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की वीडियोज और तस्वीर लगा के पूछ रही है कि जी आपने ये क्यों नहीं किया। जाहिर बात है अभी पंजाब में भी बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। मैं अभी आपसे फ़ोन पर इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे बिजली गई हुई है लाहौर शहर में, आज दिन भर बारिश होती रही है और अल्लाह करे कि यहाँ लोग महफूज रहे, लेकिन फोरकास्ट यही बता रही है कि मजीद बारिश होगी तो फिर पंजाब पे भी मामला शुरू हो जाएगा, फिर हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर भी तनकीद और वो शुरू हो जाएगी। तो बात ये कि ये वक्ती तौर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करना जो है ये मुनासिब नहीं होता, इससे कोई मसला हल नहीं होता। इससे रेटिंग वोट और जो आपकी सपोर्ट बेस है वो जरा मुतहरिक हो जाती है, लेकिन ये असल बड़े बड़े मसाइल के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। माहौलियाती तब्दीली के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो बनी है वो क्या कर रही हैं, वो उनकी क्या पॉलिसीज हैं, और साथ में लोकल गवर्नमेंट्स जो नागुज़ीर है पाकिस्तान जैसे
दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और ये मुल्क बगैर मकामी हुकूमतों के चल रहा है दहाइयों से। जी ठीक है, शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, आवाम तबाहकारियों से महफूज रहे खैबर पख्तूनख्वा में सिंध के मुकाबले? देखिए किसी भी गवर्नेंस के अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। अब उस पॉलिसी को बनाने के लिए कुछ समझ होनी चाहिए। हम बड़ा आसानी के साथ इसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो सही बात का है, कहीं कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, एक एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन क्या हम जब अपनी बहस में, अपने डिस्कोर्स में जब इस मसले को लेके आते हैं तो क्या हमें उसकी मुकम्मल अहाता है? हम अपने तय कोशिश करते हैं कुछ पुरानी बातें, कुछ तारीख की बातें बता के शायद कुछ सबक मिल जाए किसी को, कोई अगर समझना चाहे, लेकिन अगर वो नहीं समझ आता तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम साइंस से खाइफ हैं। क्लाइमेट चेंज का जिक्र हुआ, अब देखिए कराची का कितना जिक्र हमारी बहस में हुआ। कराची 30 फुट 25 फुट अबव मीन सी लेवल है, उसकी जो सतह समंदर है उससे ऊंचाई उसकी मैक्सिमम एवरेज 25 फुट के करीब आती है। ये जो पख्तूनख्वा का इलाका है ख़ासतौर पर जिसका जिक्र कर रहे हैं, 1800 फुट इसकी ऊंचाई है। अब 1800 फुट से पानी की ढलवान आसान है 25 फुट से, और 25 फुट के अंदर जिस किस्म का पानी अगर जमा हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ से आपने कंक्रीट ब्लॉक बना के उसको बंद कर दिया है घरों की शक्लों में और बिल्डिंग्स की शक्लों में, तो वो पानी कहाँ जा सकता है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कोई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी आपकी लोकल बॉडी म्यूनिसिपल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी भाई? वहाँ पे एक काम किया जा सकता है, हमें ये समझना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सुलेमान माउंटेन्स में जो हो रहा है, जो पख्तूनख्वा में हो रहा है, वो फ्लैश फ्लड्स हैं। और फ्लैश फ्लड्स इस तरीके से होते हैं कि बहुत तेज़ रफ्तार के साथ रेट ऑफ, जब उसकी रेनफॉल बहुत तेज़ होती है तो वो एकदम रेला बन के निकलता है वहाँ से। हमने देखा होगा अपने टीवी की रिपोर्टों के अंदर भी कि रेले की शक्ल में बैगी गाड़ियाँ, फलाना बैग या ये जाता है, बेशक उसके साथ नुकसान करके जाता है। उसकी वार्निंग देना हमारी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा टेलीविज़न, हमारा मीडिया, हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने प्रायर वार्निंग देनी है कि इन इलाकों में ये कुछ हो सकता है। आप यूरोप और अमेरिका चले जाएं, रज़ा वहाँ रहते हैं, आप पता कर लीजिए कि वो वहाँ से पहले से ही वार्निंग स्टार्ट हो जाती है कि आज ये कुछ होने वाला है, लोग इसलिए इस इलाके के लोग केयरफुल हो जाएं। इन चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ पर कि हम अपने लोगों को पहले आगाही दे सकें, आगाही दे सकें, और वो अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि हमारा बड़ा मसला ये है कि साइंस से हम घबराते हैं, मामले की नोयत को समझते नहीं हैं, और हम खाम में कभी एक के ऊपर, कभी दूसरे के ऊपर, कभी तीसरे के ऊपर, बेसिक बुनियादी चीज़ पॉलिसी जब एग्जिस्टिंग, कराची संभलने वाला नहीं है, टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप पंप आउट कर सकते हैं किसी तरीके से, तो वही अब तरीका रह गया, वरना बिल्डिंगें गिरानी पड़ेंगी वहाँ पे, जो कि जाहिर है कि नामुमकिन है इस सियासी माहौल के अंदर। बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम यौम शहदाए कश्मीर के हवाले से, क्या पाकिस्तान ने दुरुस्त समत मुतय्यन कर ली है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के लिए दी कुर्बानियों की याद ये दिन दिलाता है। पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मुकदमा दुरुस्त लड़ा, शहजाद चौधरी साहब? पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि अपनी हैसियत के अंदर रहते हुए उस जो कुछ कर सकता था उसने किया। अब 4 जंगें तकरीबन 3.5 के करीब लड़ चुका, और कोशिश की कि कश्मीरियों को जिस तरीके से किसी भी तरीके से मुमकिन मदद पहुँचाई जा सके। हमने, मेरा ख्याल है कि हमने अपने जानो माल और खून की कुर्बानी दी है पाकिस्तानियों ने। तो मेरा ख्याल है कश्मीरियों को कम से कम इस चीज़ की शिकायत नहीं हो सकती कि पाकिस्तान ने अपना रोल अदा नहीं किया तारीख के अंदर। अब हम कुछ ऐसे माहौल में घुसते जा रहे हैं, चले गए हैं, बल्कि एंटर कर चुके हैं, जहाँ पर कि दुनिया का जो सोच का अंदाज है वो बहुत बदलता जा रहा है, और जिस किस्म की जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उसका जो बुनियादी मकसद है वो टेरिटोरियल से हट के अगर ह्यूमन के ऊपर चला जाए, उसके अंदर ह्यूमन उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर चला जाए, तो फिर उसका असर ज़्यादा होता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब इस तरफ देखना चाहिए। ये कहना कि हमें अपना जो रोल है वो किस तरह अदा करना चाहिए, हमारा रोल वही है जो कि हम सफारती और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और जिस किस्म की मॉरल हम मदद दे सकते हैं, आवाज़ पाकिस्तान के थ्रू ही बुलंद होती रहनी चाहिए, ताकि दुनिया में ये बिल्कुल वाज़ेह रहे कि कश्मीरियों का मुकदमा अभी ज़िंदा है और उसका फ़ैसला होना बाकी है। मेरा ख्याल है अदरवाइज़ पाकिस्तान ने बड़ी हद तक
जो मुमकिन था उस तरीके से उनकी मदद की। इस हद तक के जंगों में भी चले गए और जंगें भी करनी पड़ी। सज्जाद मीर साहब, पाकिस्तान में दोस्त मुकदमा लड़ा कश्मीरियों का? सर बात यह जी कि ये 13 जुलाई जो हम मनाते हैं, हमें यही पता नहीं ये दिन क्या है। यानी कि यहाँ से आज़ादी कश्मीर की तहरीक शुरू हुई थी पाकिस्तान की तहरीक से बहुत पहले। 13 जुलाई सन 31 को जबकि गोलियां चलाकर अजान देने वालों की एक के बाद एक महाराजा ने मार दिया, शायद 22 की शहादत हुई थी। अल्लामा इकबाल तक इस तहरीक में शामिल थे। कश्मीर की तहरीक वहाँ से शुरू हुई थी। इस महीने हम 3 दिन मनाते हैं। बुरहान वानी का मनाते हैं शायद 8 को, और 18 को मनाएंगे शायद अल्लाह के कश्मीर का दिन। हम दिन तो बेशुमार मनाते हैं कश्मीर के, लेकिन अभी तक हमें समझ नहीं आई कि इस मसले का हल क्या है और कैसे करना है। इसको जिंदा रखते हैं, वक्फों के साथ हम आते हैं, फिर आउट ऑफ बॉक्स कोई हल तलाश करने निकलते हैं और उसमें नाकाम होते हैं। ये एक लंबी कहानी है, लंबी दास्तान है, लेकिन कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक जो है वो हर ज़माने में हर दौर में एक तरह से जारी रही है। ये जो तहरीक है, हमें अब केवल दिन भी याद नहीं होते कि इस दिन क्यों हम मना रहे हैं। ये यौम कश्मीर है, आज क्या है, आज यकजहती कश्मीर है क्यों है, आज फलां चीज़ है क्यों है। तो ये इतना लंबी कहानी है कि आप समझ आना भी मुश्किल हो गई है। क्या हम शहजाद चौधरी साहब ठीक कहते थे कि हमने अपनी औकात के मुताबिक बहुत कुछ कर दिया जी? मेरा ख्याल ठीक बात है, जितनी हमारी औकात थी अपनी बेवकूफ़ियों के मुताबिक भी बहुत कुछ किया है। हमें एहसास भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता इस मसले को कैसे हल करना है। कभी तो हमारे यहाँ ये थिंकिंग पैदा हो जाती है कि कश्मीर तो हमारे गले पड़ा हुआ है खामखा का, हमें क्या दे रहा है। कभी थिंकिंग पैदा होती है ये तो हमारी शाहराग है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कभी हम गैर मुल्कों में जाते हैं, उनको बताते हैं कश्मीर का मसला लेकर आए हैं, वो पूछते हैं कौन सा भाई, हमारे दोस्त हमें बताते हैं कि जी वो फाइलें तो 20 साल से पड़ी हुई हैं हमारी, उन पर तो गर्द भी पड़ गई है, दोबारा निकालेंगे दोबारा पढ़ेंगे। बहुत कुछ करते रहते हैं, कुछ कुर्बानियाँ भी दी हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जंगें लड़ी हैं, सब कुछ किया है, लेकिन शायद हम राइट डायरेक्शन में कश्मीर के मसले को हल करने के बारे में कोई गहरी सोच नहीं पैदा कर सकते। ठीक। अंबर शमसी साहिबा, आज यौम शोहदा कश्मीर है, आप समझती हैं पाकिस्तान ने मुकदमा दुरुस्त अंदाज में लड़ा? रज़ा रूमी साहब, आप समझते हैं पाकिस्तान ने दुरुस्त मुकदमा लड़ा? यौम शोहदा कश्मीर है आज, कश्मीरियों का मुकदमा। जी, पाकिस्तान ने कोशिश तो की है देखिए मुकदमा लड़ने की, मगर अब सवाल ये है कि जैसे अभी शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये इसके लिए आपको सिफारती मेहनत चाहिए, इसको आपको सियासी जो है आपको दुनिया में एक प्लेटफॉर्म, एक आवाज़ जो है और मुमालिक की वो चाहिए ताकि ये मसला उजागर हो और आलमी ज़मीर जो है वो कश्मीरियों के साथ जो इस वक्त जुल्म और सितम जारी है कितनी दहाइयों से, वो उसको ना फरामोश कर सके। तो ये देखिए, ये तो उसी वक्त होगा जब हमारी खारिजा पॉलिसी जो है वो कामयाब तरीके से चलेगी और जब हम ये भरपूर कोशिश करेंगे कि हम इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। इसके लिए हमें ज़ाहिरी बात अपने दोस्त ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और एक प्रोएक्टिव यानी कि एक बहुत ही इफेक्टिव मौसर सिफारतकारी की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानियों के तो दिल धड़कते हैं कश्मीरियों के लिए। अब सवाल ये कि इस दुनिया को हम कैसे बताएं और कैसे मुख्तलिफ ममालिक की आवाज़ उठवाएं, असल चैलेंज वो है। जी बिल्कुल ठीक है। रज़ा रूमी साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, अंबर शमसी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।